वेलकम फ्रेंड्स ऑन श्री राम क्लासेस बीकानेर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख भौतिक विशेषताओं पर। अफ्रीका महाद्वीप को यहाँ मैंने पहले से बना रखा है। तो अफ्रीका महाद्वीप में जो सबसे पहले मुख्य पर्वतमालाएं हैं, हम उन पर्वतमालाओं को पढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में जब हम विश्व का परिचय ले रहे थे तब हमने जाना था कि अफ्रीका महाद्वीप का 71% भूभाग 71% भूभाग क्या है? पठारी है। तो इस वजह से इसको हम पठारी महाद्वीप भी कहते हैं। और मोस्टली इसके जो प्रदेश हैं वो सबसे अंत तक खोजे गए थे, मतलब लास्ट तक अफ्रीका महाद्वीप के कुछ प्रदेशों को खोजा गया था। और आज भी इसके बहुत से खनिज संसाधनों की और बहुत से विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों की खोज नहीं हुई है। तो इस वजह से इसे हम अंध महाद्वीप की संज्ञा भी देते हैं। साथ ही यहाँ पे शिक्षा भी बहुत ज़्यादा, मतलब साक्षरता दर वगैरह वो बहुत कम है। तो इस वजह से ये सभी जो है हमारा साक्षरता दर कम होने की वजह से भी हम इसे अंध महाद्वीप की संज्ञा देते हैं। ठीक है। अब अफ्रीका महाद्वीप में अगर हम बात करते हैं मुख्य पर्वतीय क्षेत्रों पे, तो ये आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं कुछ देश: मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। ये अफ्रीका महाद्वीप में करीब 55 देश हैं। दक्षिण सूडान नए देश बनने के बाद ये सबसे ज़्यादा देशों वाला महाद्वीप है। तो यहाँ पे आपको मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया आपको नज़र आ रहे हैं। तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में एक पर्वतमाला का विस्तार है। यहाँ एक पर्वतमाला है और इस पर्वतमाला का जो नाम है वो है एटलस पर्वतमाला। एटलस पर्वतमाला, हम इसे एटलस पर्वतमाला कहते हैं। ठीक है। और ये है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में पर्वतमाला का नाम है एटलस पर्वतमाला। अब एटलस पर्वतमाला की खास बात क्या है? एटलस पर्वतमाला की खास बात है कि यह अफ्रीका की एकमात्र वलित पर्वतमाला है। अफ्रीका की एकमात्र वलित पर्वतमाला है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो एटलस है, एटलस अफ्रीका की एकमात्र वलित पर्वतमाला। और यहाँ पे और एटलस जितनी बड़ी कोई पर्वतमाला कंटिन्यूस है भी नहीं। अब एटलस पर्वतमाला का जो मोरक्को में जो विस्तार है, उस मोरक्को में एटलस पर्वतमाला को विशाल, मतलब प्राथमिक रूप से हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एटलस पर्वतमाला को हम विभाजित करते हैं एंटी एटलस, मिडल एटलस और ग्रेट एटलस। एंटी एटलस, मिडल एटलस और ग्रेट एटलस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो अब इसमें एटलस का ये जो दक्षिणवर्ती भाग है, लघु एटलस, जिसको एंटी एटलस भी कहते हैं, ये अटलांटिक महासागर के सहारे है। तो ये तीनों जो भाग हैं ये विशेषकर मोरक्को में ही पड़ते हैं एटलस पर्वतमाला के। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई अलग से पर्वतमालाएं हैं, इन्हीं को हम एटलस पर्वतमाला के ही ये 3 भाग हैं: एंटी एटलस, मिडल एटलस और ग्रेट एटलस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके। अब अन्य जो पर्वत हैं उनमें विशेष श्रृंखलाएं तो नहीं है, सिंगल माउंटेन हैं। तो उनमें कैमरून में हमें एक पर्वत नज़र आता है, ज्वालामुखी पर्वत है। इसका नाम है, कैमरून में जो स्थित है उसका नाम है माउंट कैमरून। ठीक है, माउंट कैमरून, ये कैमरून देश है, यहाँ पर स्थित है माउंट कैमरून। ओके। अब यहाँ पर कीनिया और ये है यू फॉर युगांडा और कीनिया, यू फॉर युगांडा मैंने लिख रखा है। युगांडा और केनिया की सीमा पर एक ज्वालामुखी पर्वत है। इस ज्वालामुखी पर्वत का नाम है, इसको हम इधर लिख देते हैं, इस ज्वालामुखी पर्वत का नाम है माउंट एल्गन। ठीक है, माउंट एल्गन, ये भी एक जागृत ज्वालामुखी पर्वत है, माउंट एल्गन। बट माउंट कैमरून पश्चिमी अफ्रीका का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है। इसके अलावा यहाँ पे तंजानिया में जब हम आ जाते हैं तो तंजानिया में हमें मिलता है, ये तंजानिया है हमारा, तंजानिया में हमें एक तो मिलता है माउंट किलिमंजारो,
माउंट किलिमिंजारो। माउंट किलिमिंजारो की खास बात यह है कि यह अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर है। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर है माउंट किलिमिंजारो, अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर है। और माउंट किलिमिंजारो एक शांत ज्वालामुखी पर्वत है, शांत ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो माउंट किलिमिंजारो क्या है? एक शांत ज्वालामुखी पर्वत है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, ठीक है, आगे बात करते हैं। ये माउंट किलिमिंजारो कहाँ है? तंजानिया में है। तंजानिया में ही हमें एक और ज्वालामुखी पर्वत मिलता है। ज्वालामुखी पर्वत में हमें यहाँ देखने को मिलता है तंजानिया में माउंट मेरू। माउंट मेरू, और माउंट मेरू एक ज्वालामुखी है और माउंट मेरू एक सुषुप्त प्रकार का ज्वालामुखी होता है। तो माउंट मेरू हमें मिला, माउंट तंजानिया में माउंट किलिमिंजारो हमें मिला, और इसके अलावा युगांडा और केन्या की सीमा पर माउंट एल्गन हमें देखने को मिला। तो बस अफ्रीका महाद्वीप में यही मुख्य पर्वतीय क्षेत्र हैं, और कोई भी नहीं याद रखने हैं, और कोई है ही नहीं। ठीक है, तो एक तो हमने देखी एटलस। एटलस पे क्या क्वेश्चन आता है कि अफ्रीका महाद्वीप की एकमात्र वलित पर्वतमाला बताएं, तो अफ्रीका महाद्वीप की एकमात्र वलित पर्वतमाला है एटलस। एटलस के लिए और जानकारी दे दूं कि ये टर्शियरी काल में निर्मित है, टर्शियरी काल में निर्मित नवीन वलित पर्वतमाला है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये उसी काल से संबंधित है जिस काल में हिमालय का जन्म हुआ था। अब जो माउंट कैमरून है, ये पश्चिमी अफ्रीका का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है। माउंट एल्गन, माउंट मेरू और माउंट किलिमिंजारो। अब माउंट किलिमिंजारो पे सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है, अफ्रीका का ये सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, तंजानिया में यहाँ पे दो द्वीप समूह होते हैं, पेम्बा द्वीप समूह होता है ना, पेम्बा द्वीप समूह होता है, जिसे लोंग का द्वीप भी कहते हैं, जंजीबार और पेम्बा। यहाँ पे द्वीप समूह है पेम्बा, जंजीबार। ठीक है, तो हम इन्हें लोंग का द्वीप कहते हैं, लोंग का द्वीप। ठीक है, ये भी अफ्रीका महाद्वीप का ही एक द्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप का ये जो द्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। और साथ ही मैं आपको बताऊं, ये अफ्रीका महाद्वीप का तो सबसे बड़ा द्वीप है ही, बल्कि ये हिंद महासागर का भी सबसे बड़ा द्वीप है। नाम है द्वीप का मेडागास्कर, और ये है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, वैसे अगर हम पूछें कि एशिया के सबसे बड़े द्वीपों को अगर हम लिखें कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो एशिया का हम चलो विश्व से ही शुरू करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ठीक है, और ये ग्रीनलैंड अटलांटिक महासागर में है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी, ये पापुआ न्यू गिनी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, और ये प्रशांत महासागर में पड़ता है, प्रशांत महासागर में है पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, इसके अलावा फिर आ जाता है बोर्नियो, मेडागास्कर। मेडागास्कर 4th नंबर पर आता है, तो पापुआ न्यू गिनी। अब बोर्नियो भी प्रशांत महासागर में है, मेडागास्कर हिंद महासागर में है। ठीक है, अब पापुआ न्यू गिनी क्या है? पापुआ न्यू गिनी के दो पार्ट हैं। पापुआ न्यू गिनी के दो पार्ट हैं, एक तो है इरियन या एरियन, इरियन और जया। इरियन और जया, इरियन और जया ये तो इंडोनेशिया के भाग हैं, यानी कि एशिया में आते हैं, इरियन और जया। और एक है न्यू गिनी, न्यू गिनी। और ये जो न्यू गिनी द्वीप है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है, तो इसलिए हम इसको एशिया का सबसे बड़ा द्वीप नहीं कह सकते हैं। तो ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप फिर पड़ता है बोर्नियो, बट बोर्नियो प्रशांत महासागर में है। तो ग्रीनलैंड अटलांटिक में है। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है पापुआ न्यू गिनी, प्रशांत महासागर में है। ठीक है, और इस पापुआ न्यू गिनी में इरियन, जया और न्यू गिनी जो दोनों द्वीप हैं वो सम्मिलित हैं। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर इस द्वीप की स्थिति होती है। बना के दिखाऊं एक बार मैं आपको, इस तरह से ऑस्ट्रेलिया होता है और ये है न्यू गिनी है।
ठीक है। तो न्यू गिनी के दो पार्ट, एरियन और जया और पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। बोर्नियो प्रशांत महासागर में है और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है और साथ ही हिंद महासागर का भी सबसे बड़ा द्वीप है। और जो ये आप अरब प्रायद्वीप देख रहे हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है और एशिया का भाग है और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। ओके, तो हमने अब जानते हैं हम अफ्रीका के मुख्य पठारों के बारे में। चूंकि हमने ये पढ़ा है कि अफ्रीका का जो मुख्य भाग है 71% तक वो सभी का सभी किससे बना है, पठारों से बना है ना। पूरा जो भूभाग है वो पठार से बना है, 71% भाग। अब अफ्रीका में पठार कहाँ हैं, तो देखो अफ्रीका का जो उत्तरी भाग है ये पूरा सहारा मरुस्थल वाला पार्ट है, ठीक है। और सहारा मरुस्थल के दक्षिण में ये जो पूरा पोर्शन है, दक्षिण सूडान तक का ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये क्या है, पठारी भूभाग है, ठीक है। और पठारी भूभाग है और इस अफ्रीका महाद्वीप में जो मुख्य पठारों का जो विस्तार है वो हमें नजर आता है पूर्वी उच्च भूमि में। ये जो पूर्वी प्रदेश है, इस पूर्वी प्रदेश में हमें पठारी भूभाग नजर आता है। अब पठारों के विशेष कोई नाम नहीं है, ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। जैसे इथोपिया में इथोपिया का पठार, सोमालिया में सोमालिया का पठार, केन्या में केन्या का पठार, तंजानिया में तंजानिया का पठार, कांगो में कटंगा पठार। यहाँ पे एक थोड़ा सा नाम है, कांगो में जो पठार है उसका नाम है कटंगा पठार, कटंगा पठार, ठीक है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में और मोजाम्बिक तक विस्तृत है ड्रैकेंसबर्ग का पठार। तो यहाँ पे ये हमें लिखने की आवश्यकता है, यहाँ लिख रहा हूं डैश लगा के, ड्रैकेंसबर्ग का पठार, ड्रैकेंसबर्ग का पठार, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो ड्रैकेंसबर्ग का पठार ये हो गया बस। तो यही पठार है इथोपिया में इथोपिया का पठार, सोमालिया में सोमालिया का पठार, केन्या में केन्या का पठार, इस कॉन्गो में, इस डीआरसी का मतलब है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो इस डीआरसी में जो कटंगा का पठार हो गया, ठीक है। तंजानिया में तंजानिया का पठार और दक्षिण अफ्रीका में ड्रैकेंसबर्ग का पठार। और ये पूरा जो पूर्वी पठार है, इस पूर्वी पठार को हम पूर्वी उच्च भूमि की संज्ञा भी देते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? पूर्वी उच्च भूमि कहते हैं, ठीक है। बस इतना ही है। पठार के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर स्थित मुख्य मरुस्थल के बारे में, ठीक है। मुख्य मरुस्थल आपको पता ही होना चाहिए कि अफ्रीका महाद्वीप का जो मुख्य मरुस्थल है वो है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल क्या है? एक नवीन मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल को टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। सहारा मरुस्थल विश्व का उष्णतम मरुस्थल है, बट ये शुष्कतम नहीं है। शुष्कतम मरुस्थल विश्व का अगर कोई पूछते हैं तो आपको आंसर देना है अटाकामा। अटाकामा, अटाकामा विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है। अफ्रीका में स्थित सहारा मरुस्थल विश्व का उष्णतम मरुस्थल है, ना कि शुष्कतम, ठीक है। अब इस सहारा मरुस्थल का विस्तार कहां तक है? सहारा मरुस्थल का विस्तार है मिस्र में, लीबिया में, अल्जीरिया, मोरिटानिया, वेस्टर्न सहारा, माली, नाइजर, चाड, सूडान, ठीक है। यहाँ तक ये पूरा एरिया जो कवर करता है, ये पूरा एरिया सहारा मरुस्थल का ही भाग है, सहारा है यहाँ पे, ठीक है। अब सहारा मरुस्थल को वास्तव में जिस नाम से जाना जाता है, उस सहारा मरुस्थल का जो वास्तविक नाम है, वो सहारा मरुस्थल का वास्तविक नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ग्रेट पेलियो आर्कटिक सहारा। ग्रेट पेलियो आर्कटिक सहारा, ग्रेट पेलियो आर्कटिक सहारा ही इसका वास्तविक नाम है। इसका मुख्य विस्तार है मिस्र में, लीबिया, अल्जीरिया, मोरिटानिया, वेस्टर्न सहारा यानी पश्चिमी सहारा, माली, नाइजर, चाड, सूडान, ठीक है। यहाँ पे इसका मुख्य विस्तार है, ये ध्यान में रखना है। ओके, अब इस सहारा मरुस्थल की खास बात क्या है? तो ये खास है कि विश्व का सबसे बड़ा
उष्णतम मरुस्थल है और साथ ही विश्व की सबसे ज़्यादा उष्ण पवनें भी इसी सहारा मरुस्थल में चलती हैं। विश्व की सबसे ज़्यादा उष्ण पवनें सहारा मरुस्थल में चलती हैं। उन सहारा मरुस्थल की जो पवनें हैं उनमें मुख्य जो हवाएं हैं, इसको हम मिटा देते हैं एक बार और उसके बाद मुख्य हवाओं को यहाँ लिखते हैं। चलो एक बार तो बोर्ड पे ही लिखते हैं। सहारा मरुस्थल से उत्पन्न होकर लीबिया, ट्यूनीशिया और भूमध्य रेखा को पार कर इटली पहुंचने वाली जो हवाएं हैं, इन हवाओं को नाम दिया जाता है सिराको हवाएं। सिराको हवाएं, सिराको, ये सिराको पवनें इटली में पहुंचती हैं, भूमध्य सागर से आर्द्रता प्राप्त कर लेती हैं। तो ये सिराको उष्ण जो पवनें हैं, इनका प्राथमिक रूप तो बहुत उष्ण होता है। इटली के अंगूर और जैतून की जो फसलें होती हैं, इनको ये नष्ट कर देती है, खत्म कर देती है। लेकिन इस सिराको का अंतिम भाग आर्द्रता युक्त होता है, क्योंकि भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं और फिर ये बारिश करती है। इस सहारा मरुस्थल की रेत का कलर है लाल, तो सिराको लाल रेत की आंधी है जो इटली पहुंचती है और इटली की गलियों में लाल रेत बिछ जाती है। भूमध्य सागर से आर्द्रता प्राप्त करने के कारण सिराको के अंतिम भाग में बारिश होती है और यहाँ होने वाली बारिश जब इटली की गलियों में सड़क पर गिरती है तो लाल रेत के कारण पानी का रंग भी कैसा हो जाता है, लाल। और इस वजह से सिराको से होने वाली जो वर्षा है इटली में, उस वर्षा को क्या कहते हैं, रक्त वर्षा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऐसे ही सहारा मरुस्थल के मध्यवर्ती भाग से निकलकर इसी तरह की सिराको की जैसी उष्ण हवाएं यहाँ लीबिया में पहुंचती हैं। तो लीबिया में इन उष्ण हवाओं को गिबिली का नाम दिया जाता है, गिबिली, गिबिली। ट्यूनीशिया में इन हवाओं को चिली का नाम देते हैं। ट्यूनीशिया में क्या कहते हैं, इन हवाओं को चिली कहते हैं। लीबिया में क्या कहते हैं, गिबिली कहते हैं। और लीबिया में सहारा मरुस्थल में एक स्थान है अल अजीजिया। अल अजीजिया, अल अजीजिया लीबिया में स्थित है और ये अल अजीजिया विश्व का उष्णतम स्थान है, विश्व का उष्णतम स्थान है। जैकोबाद पाकिस्तान एशिया का सबसे उष्णतम स्थान है। ठीक है, अब ऐसी ही ये हवाएं मिस्र में पहुंचती हैं सहारा से, तो मिस्र में इनको कहते हैं खमसिन। मिस्र में क्या कहलाती हैं, खमसिन कहलाती हैं। सूडान में पहुंचती हैं तो सूडान में इनको हबूब कहते हैं। सूडान में क्या कहते हैं, हबूब। अब एक इंपॉर्टेंट हवा यहाँ पे गिनी है। अब ये जब ये हवाएं सहारा से उत्पन्न होकर गिनी में पहुंचती हैं, सहारा से जब ये गिनी में पहुंचती हैं तो गिनी के तट पर इन हवाओं को हरमट्टन कहते हैं, हरमट्टन। और हरमट्टन जो हवाएं हैं, इन हरमट्टन हवाओं को हम डॉक्टर हवाएं भी कहते हैं, डॉक्टर हवाएं भी कहते हैं। ये इतना बड़ा गिनी नहीं है, यहाँ पे छोटे छोटे कुछ देश हैं वो मैंने नहीं बनाए हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी आवश्यकता हमें नहीं थी, क्योंकि हम भौतिक विशेषताओं को पढ़ रहे हैं। तो इन हरमट्टन हवाओं को क्या कहते हैं, डॉक्टर हवाएं कहते हैं। डॉक्टर हवाओं को कहने का रीजन, ये जो खाड़ी आप देख रहे हैं, ये जो कट देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो खाड़ी है, इस खाड़ी को कहा जाता है गिनी की खाड़ी और यहाँ पे स्थित है गिनी। अब क्या होता है कि गिनी की खाड़ी ये भूमध्य रेखीय प्रदेश है, भूमध्य रेखीय प्रदेश है। केनिया, तंजाना, कोंगो, गैबोन, ये क्या है, भूमध्य रेखीय प्रदेश है। यहाँ पे आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है और आर्द्रता जब बढ़ जाती है तो गिनी पर त्वचा संबंधी रोग बहुत हो जाते हैं। और ऐसे में यहाँ से सहारा से शुष्क उष्ण हवा हरमट्टन जब यहाँ पहुँचती है तो यहाँ की आर्द्रता को नष्ट कर देती है और मौसम शुष्क हो जाता है, सुहावना हो जाता है और त्वचा संबंधी रोगों से मुक्ति मिलती है। तो इस वजह से हरमट्टन को यहाँ पे डॉक्टर हवा कहते हैं। तो सहारा मरुस्थल हमने पढ़ा, सहारा मरुस्थल है मिस्र में, लीबिया, अल्जीरिया, मॉरिटानिया, पश्चिमी सहारा, माली, नाइजर, चाड, सूडान में विस्तृत है मुख्यतः। ठीक है, सहारा मरुस्थल के बाद यहाँ पर हम आते हैं बोत्सवाना, बिल्कुल जस्ट दक्षिण में मकर रेखा यहाँ से गुजरती है। तो यहाँ पे हम जस्ट बोत्सवाना में पहुँचते हैं। तो बोत्सवाना में हमें एक मरुस्थल नज़र आता है कालाहारी।
कालाहारी मरुस्थल, ये मरुस्थल उष्ण है। और नामीबिया में, ये नामीबिया है, नामीबिया में भी हमें एक मरुस्थल नजर आता है, मरुस्थल को हम कहते हैं नामिब। सहारा मरुस्थल में जो जनजाति रहती है उस जनजाति का नाम है बद्दू, और नामिब और कालाहारी में जो जनजाति रहती है उसको कहते हैं बुशमैन या कहा जाता है इनको सान, बुशमैन या सान कहते हैं। तो बस इस महाद्वीप में 3 मरुस्थल हैं, ठीक है। कौन से हुए? सहारा मरुस्थल, ये नामिब मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल। एक चीज और मैं बता दूं कि सहारा मरुस्थल का जो दक्षिणी भाग है उसे साहिल मरुस्थल भी कहते हैं। ये इन्हीं में मोरिटानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान में विस्तृत होता है, उसको साहिल डेजर्ट कहते हैं। साहिल या साहेल है ना, वो एक्चुअल में कोई अलग से नहीं, सहारा मरुस्थल का ही दक्षिणवर्ती पार्ट है। ओके, छोटा अफ्रीका महाद्वीप बहुत बड़ा है, लेकिन इस पे क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास कम है सिर्फ, ठीक है। तो मरुस्थल हमने तीनों देख लिए हैं, सहारा, बोत्सवाना में कालाहारी, नामीबिया में नामिब। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि ये जो तटवर्ती मरुस्थल हैं, इन मरुस्थल का निर्माण कैसे हुआ है, कि तटवर्ती मरुस्थल किस तरह से निर्मित होते हैं, क्यों निर्मित होते हैं। तो तटवर्ती मरुस्थल के निर्माण की कुछ कहानी है कि इन जो महाद्वीपों के पश्चिमी तट हैं, इन पश्चिमी तट के सहारे ठंडी जल धारा का बहाव है। पश्चिमी तट के सहारे ठंडी जल धारा का बहाव है, और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर जो ठंडी जल धारा बहती है उस ठंडी जल धारा का नाम है बेंगुला। क्या नाम है? बेंगुला। ठंडी जल धारा है, उस ठंडी जल धारा का नाम है बेंगुला जल धारा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो बेंगुला जल धारा है। अब बेंगुला ठंडी जल धारा से किस प्रकार से मरुस्थल की उत्पत्ति होती है, तो एक बार थोड़ा सा यहाँ पे मैं डायग्राम में आपको बताता हूँ। पर्वतमालाएं वगैरह हम मिटा देते हैं, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि ठंडी जल धाराओं से होता क्या है, कोई भी ये गीला हो गया यार, इसको क्लीन करते हैं एक बार। कोई भी प्रदेश, ठीक है, जहाँ पे ठंडी जल धाराएं पहुंचेंगी तो वहाँ पे तापमान में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। जैसे मान लो ये कोई प्रदेश है, ठीक है, या मान लीजिए अफ्रीका का पश्चिमी तट है, यहाँ पे ठंडी जल धारा गुजर रही है। ठंडी जल धारा गुजरने से यहाँ पे ताप में क्या आ जाएगी? कमी। ताप में आ गई कमी, और दाब, वायु दाब क्या हो जाएगा? दाब हो जाएगा उच्च। ताप में कमी और वायु दाब हो गया उच्च, है ना। ताप में कमी और वायु दाब उच्च हो जाने की वजह से यहाँ पे प्रति चक्रवातीय दशाएं बन जाती हैं, प्रति चक्रवातीय दशा, और हवाएं चलती हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। हवाएं यहाँ पे सदैव उच्च दाब बना रहता है, यहाँ पे सदैव उच्च दाब बना रहता है। तो यहाँ पे सदैव जब उच्च दाब बना रहता है तो उस स्थिति में यहाँ से हवाएं दूसरे स्थानों की ओर जाएंगी, यहाँ पे हवाएं कभी भी नहीं आएंगी, ठीक है। बस इसी को हम क्या कहते हैं? प्रति चक्रवात कहते हैं, कि सेंटर में तो उच्च दाब और बाहर की ओर निम्न दाब। अब आप सोचो कि यहाँ उच्च दाब है तो यहाँ हवा जाने के लिए कुछ है ही नहीं, यहाँ हवा जाएगी कैसे? कोई हवा यहाँ आएगी नहीं, तो नमी लेकर आएगी नहीं। उल्टा यहाँ जो नमी है, यहाँ से बाहर की ओर चलने वाली हवाएं यहाँ की नमी को भी खत्म कर देंगी, और यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाएगी? शुष्कता। और यही शुष्कता कारण बन जाता है महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर मरुस्थल के निर्माण का। एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अधिकांश मरुस्थल पश्चिमी तटों पर, महाद्वीपों में पश्चिमी तटों पर मरुस्थल स्थित होते हैं, कर्क और मकर रेखा के निकट, यानी 20 से 30 डिग्री अक्षांशों में मोस्टली होते हैं। तो उनकी क्या खास वजह है? तो खास वजह यही है कि इन महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर क्या निकलते हैं? पश्चिमी तट पर ठंडी जल धाराएं निकलती हैं, ठीक है। और विशेष ठंडी जल धाराएं क्या बना देती हैं? प्रति चक्रवातीय दशाएं बना देती हैं, और बस इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है? ताप कम हो जाता है, प्रति चक्रवात के कारण कोई हवा नहीं पहुंचती और मरुस्थल बन जाते हैं। ओके,
तो ये हमने मरुस्थल जान लिए हैं। अब मरुस्थल को जानने के बाद सारे मरुस्थल हमने जान लिए, बस इतने ही हैं। अब हम यहाँ की जो झीलें हैं उन झीलों को एक बार पढ़ लेते हैं। तो एक बार ये जो साइड वाली जो चीज़ें हैं, पठार वगैरह जो हमने पढ़े हैं, इनको हम मिटा लें, जो हमारे पास लिखने के लिए जगह रहे। ठीक है, ये हमारा मेडागास्कर तो हम बना लें, ये काम आएगा मेडागास्कर जब हम जल संधियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मेडागास्कर है। अब देखो हमने मरुस्थल पढ़ लिए, अब हम बात करते हैं इस अफ्रीका महाद्वीप के जो मुख्य घास के मैदान हैं उनके बारे में। तो अफ्रीका महाद्वीप के जो मुख्य घास के मैदान हैं उनमें एक तो है इस भूमध्य रेखीय प्रदेश में, भूमध्य रेखीय प्रदेश में। भूमध्य रेखीय प्रदेश में जब हम विश्व की वनस्पति जैव विविधता पढ़ रहे थे तब हमने बात की थी कि भूमध्य रेखीय प्रदेश में यहाँ पे पाए जाते हैं सवाना घास के मैदान। सवाना घास के मैदान हमें देखने को मिलते हैं केन्या में, तंजानिया में, युगांडा में, कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, गैबोन में। ये क्या है, भूमध्य रेखीय देश हैं। इन सभी देशों में, दक्षिण सूडान में भी हमें सवाना तुल्य, और ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो ये देश है CAR सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, यहाँ पे भी हमें सवाना तुल्य मैदान देखने को मिलते हैं। अब इस सवाना घास के मैदान की विशेषता होती है यहाँ पे लंबी मोटी सख्त घासें पाई जाती हैं, लंबी मोटी सख्त घासें पाई जाती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, इसके अलावा सवाना को हमने पढ़ा है कि विश्व की शिकार भूमि कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और घास के मैदान है दक्षिण अफ्रीका में। ये सवाना तो है, उष्ण कटिबंध दक्षिण अफ्रीका में है वेल्ड घास के मैदान, वेल्ड या वेल्ड्स भी कहते हैं। तो ये वेल्ड घास के मैदान है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। बस ये दो यहाँ पे प्रमुख घास के मैदान। अब हम यहाँ घास के मैदानों के बाद बात करेंगे अफ्रीका की जो मुख्य झील हैं उनके बारे में। अफ्रीका की मुख्य झील हम उत्तर से ही शुरू करते हैं। ये हमारा मिस्र है जहाँ पे खमसिन हवाएं चलती हैं। यहाँ पे एक झील है नासिर झील। कौन सी झील है, नासिर झील। और नासिर झील जो नदी बनाती है उस नदी का नाम है नील। नासिर झील कौन सी नदी बनाती है, नील नदी बनाती है। कौन सी, नील नदी बनाती है। ठीक है, इथोपिया में, अच्छा मैंने बनाई नहीं है तो इथोपिया में जो झील है वो मैं बना देता हूँ। इथोपिया में, इथोपिया के पठार पर एक झील है, इस झील को कहते हैं टाना झील, टाना झील। ठीक है, इथोपिया के पठार पर एक झील है, झील का नाम है टाना झील। अब नासिर झील मिस्र में, टाना झील इथोपिया में। इसके बाद दक्षिण वाली जितनी भी झीलें हैं उनको ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका की संज्ञा दी जाती है। यहाँ से तुर्काना जो झील है यहाँ से लेके यहाँ तक, इन सभी को ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका की संज्ञा दी जाती है। अब इनमें देखो देश के नाम भी लिख रखे हैं ये, और डिटेल भी मैंने लिखी है, जो कुछ रह गई है उसको मैं मेंशन कर दूंगा। ये जो देश आप देख पा रहे हैं ये देश है ना, ये देश है केन्या। ठीक है, केन्या। इस केन्या में इथोपिया की सीमा के सहारे हमें एक झील मिलती है, तुर्काना झील। कौन सी झील मिलती है, तुर्काना झील। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद है विक्टोरिया झील, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील के ऊपर जो ये ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका हैं, इन पर एक बहुत शानदार क्वेश्चन भी आता है, बहुत शानदार क्वेश्चन आता है। ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका में 4 ऑप्शन दे देते हैं, जैसे दे दिया तुर्काना झील, अल्बर्ट झील, विक्टोरिया झील, टंगानिका झील, ये 4 ऑप्शन दे दिए। और पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक झील भूमध्य रेखा पर है। हो सकता है एक ऑप्शन अपने को भी ये भी दे दें कि उपयुक्त सभी, लेकिन भूमध्य रेखा पर सिर्फ एक ही झील है। कौन सी है, विक्टोरिया, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील भी है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील भी है विक्टोरिया झील। एक ट्रांस बाउंड्री लेक है विक्टोरिया झील। देखो किन देशों की सीमा पर है, केन्या, ये यू फॉर युगांडा, और ये जो देश है दक्षिण में आप देख पा रहे हैं ये है तंजानिया।
ठीक है। तो विक्टोरिया झील ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील और इस जिन देशों की सीमा पर है उनमें है केन्या, युगांडा और तंजानिया। केन्या, युगांडा, तंजानिया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी कि डीआरसी और यहाँ पे ये युगांडा, इन दोनों की सीमा पर यहाँ पे एक झील है अल्बर्ट झील, अल्बर्ट झील, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर एक झील है हमारे यहाँ पे तंजानिया, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और ये जाम्बिया और बरुंडी, बी फॉर बरुंडी, इनकी सीमा पर एक झील है टंगानिका, टंगानिका, ठीक है, ये ध्यान रखना है, टंगानिका झील है। इसके अलावा फिर ये मोजाम्बिक और मालावी, ये जो देश आप देख पा रहे हैं ये है मालावी, ठीक है। तो मालावी, मोजाम्बिक और तंजानिया, इन देशों की सीमा पर एक झील है, झील का नाम है न्यासा झील, न्यासा, ठीक है। इसके अलावा जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ये जाम्बिया और ये जिम्बाब्वे, इन दोनों देशों की सीमा पर एक नदी बहती है, नदी का नाम है जाम्बेजी और जाम्बेजी नदी पर एक झील है, झील का नाम है करीबा झील, ठीक है। जाम्बेजी नदी पर एक झील, झील का नाम करीबा, करीबा झील, ओके, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर हम बात करें आगे तो यहाँ पे सहारा मरुस्थल में जो सबसे बड़ी झील है वो है चाड लेक। चाड लेक का जो विस्तार है वो है चाड नाइजर नाइजीरिया की सीमा पर, चाड नाइजर नाइजीरिया की सीमा पर स्थित है चाड झील, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील है। ओके दोस्तों, ये हमने बात करी अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य झीलों पर। अब मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ झीलों को। तो इथोपिया, मिस्र से शुरू करते हैं। नासिर झील कहाँ? मिस्र में। टाना झील कहाँ? इथोपिया में। तुर्काना झील कहाँ? केन्या में, ठीक है। अल्बर्ट झील कहाँ? युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की सीमा पर। टंगानिका कहाँ? टंगानिका है तंजानिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, बरुंडी और जाम्बिया की सीमा पर। उसके अलावा है फिर न्यासा लेक, न्यासा लेक है मोजाम्बिक, मालावी और तंजानिया की सीमा पर। फिर है करीबा झील, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर। इसमें नासिर झील का निर्माण करती है नील नदी और इस करीबा झील का निर्माण करती है जाम्बेजी नदी। सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील है चाड, ये जो आप देख पा रहे हैं ये चाड झील है, ये चाड नाइजर नाइजीरिया की सीमा के सहारे पड़ती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण झीलें थी और अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य भौतिक विशेषताएं, ठीक है। हमारे सिलेबस में देश नहीं है, देश नहीं पढ़ने हैं हमें, मुख्य जो भौतिक विशेषताएं वो पढ़नी है। लास्ट आप RS प्री का जो एग्जाम था उसके पेपर देखोगे तो उसमें बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ है कि 5 ग्रेट लेक्स में कौन शामिल हैं। तो 5 ग्रेट लेक्स में शामिल हैं वो USA और कनाडा की 5 झीलें, उनकी सुपीरियर, मिशिगन, इरी, है ना, ह्यूरन और ह्यूरन, ये जो 5 झीलें, इरी और ओंटारियो, 5 झील हैं, ये झीलें 5 ग्रेट लेक्स कहलाती हैं। अब हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य जल संधियों पर। अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य जल संधियों पर हम बात करने वाले हैं। ये जो साइड वाला जो भी है इसको हम एक बार हटा देते हैं। इसमें एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अफ्रीका के भौतिक भूभागों में ही आती है, पूरा क्लीन कर देते हैं। देखो यहाँ पे ये इन देशों को देखो एक बार, सोमालिया, इथोपिया, ये है जिबोती, मिटा दिया मैंने, जिबोती, सोमालिया, सोमालिया, इथोपिया, जिबोती और इरिट्रिया, ये इतना जो पोर्शन है, इतना जो पोर्शन है, इस पोर्शन को कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, ठीक है। कौन कौन से? जिबोती, सोमालिया, इथोपिया और इरिट्रिया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये क्या कहलाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मुख्य जल संधियों पे। देखो ये है यूरोप, यहाँ यूरोप का स्पेन,
स्पेन के नीचे पुर्तगाल और यहाँ पे मोरक्को। ठीक है, यहाँ पे अटलांटिक है और ये भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ते हुए, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ते हुए अफ्रीका और यूरोप को अलग करते हुए या मोरक्को और पुर्तगाल को अलग करते हुए यहाँ पे एक जल संधि है। जल संधि का नाम है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, इस जिब्राल्टर जल संधि को गेट ऑफ मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर का गेट कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहते हैं, भूमध्य सागर की कुंजी या भूमध्य सागर का जो चाबी है वो कहते हैं, और साथ ही इसे कहते हैं पिलर ऑफ हरक्यूलिस यानी हरक्यूलिस का स्तंभ भी कहा जाता है, हरक्यूलिस का स्तंभ। ठीक है, हरक्यूलिस का स्तंभ भी इसे कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि रोम साम्राज्य और यूनानी साम्राज्य, रोमन और यूनान यानी कि ग्रीक और रोम जो सभ्यता थी उसमें जो देवता जिसको माना जाता था वो हरक्यूलिस हुआ करता था, और उस समय ये स्वेज नहर ओपन नहीं हुई थी। अब ऐसे में यदि आपको हरक्यूलिस के देश में आना होता था तो आप जिब्राल्टर होते हुए गुजरते थे, तो इस वजह से इस जिब्राल्टर को पिलर ऑफ हरक्यूलिस यानी हरक्यूलिस का स्तंभ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने देख चुके हैं हम जल संधि बाब अल मंदब। एशिया जब पढ़ रहे थे तब हमने बात की थी बाब अल मंदब जल संधि, जिसको आंसुओं का द्वार कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यह है मेडागास्कर और यहाँ पर है मोजाम्बिक। तो मेडागास्कर और मोजाम्बिक को पृथक करते हुए इन दोनों के मध्य जो जल संधि है, इस जल संधि का नाम है मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। ओके दोस्तों, अब हमारे पास रहता है सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य नदियाँ। तो हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य नदियों पर। कंटिन्यू आप साथ बने रहिए। दोस्तों, हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की नदियों पर, और सबसे पहले जो हम जिस नदी को देखने वाले हैं वो नदी है लिम्पापो। लिम्पापो नदी की जो खास बात है वो खास बात ये है कि हमारी जो लिम्पापो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार पार करती है। यहाँ से इस तरह से ये मकर रेखा निकलती है। ये मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है। नदी का नाम है लिम्पापो। ये विश्व की, अफ्रीका महाद्वीप की ही नहीं, विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं हमारी इस नदी के बारे में। तो देखो, ये जो नदी है ये वास्तव में 2-3 जल धाराओं में स्थानीय रूप से निकलती है। एक साउथ अफ्रीका से, ये जो आप नीचे देख पा रहे हैं ये है साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका से इसकी एक क्रोकोडाइल शाखा निकलती है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका से ही मैरिको शाखा निकलती है, और फिर बोत्सवाना से नोटवानी शाखा निकलती है। इन शाखाओं के रूप में ये नदी आगे बढ़ती है और फिर कुछ स्थानीय नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं। ये नदी जिम्बाब्वे और अपना जो साउथ अफ्रीका है उसकी सीमा पर बहती है। आगे ये नदी मोजाम्बिक में एंटर कर जाती है, और मोजाम्बिक से ये नदी आगे बढ़ते हुए विलीन हो जाती है हमारे इंडियन ओशन में। और इंडियन ओशन में जहाँ ये विलीन होती है उस स्थान का नाम है मोजाम्बिक चैनल। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये मार्किंग हो रहा है रेड से, तो ये जो एरिया है ये क्या है? मोजाम्बिक चैनल। और मोजाम्बिक चैनल है कहाँ पे? मोजाम्बिक चैनल है हमारे इस अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य भूमि में मोजाम्बिक देश और मुख्यतः जो मेडागास्कर है उसके मध्य ये स्थिति है, इसके मध्य ये स्थित है। तो ये जो मुख्य नदी हम देख पा रहे हैं इस नदी का नाम क्या है? लिम्पापो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारी एक और नदी है जिसको हम कहते हैं जाम्बेजी। ये जाम्बेजी जो नदी है ये आप देख पा रहे हैं, ये भी मोजाम्बिक चैनल में आके विलीन होती है।
जाम्बेजी नदी की अगर ख़ास बात की हम बात करें तो जाम्बेजी जो नदी है, ये जाम्बेजी नदी वास्तव में निकलती है हमारे कांगो के पठार के निकट से। यहाँ कांगो के पठार के निकट से निकलती है और उसके पश्चात ये जाम्बिया में बहती है और बोत्सवाना की सीमा के सहारे से आगे बढ़ती है और फिर जिम्बाब्वे और जाम्बिया इन दोनों देशों की सीमा पर बहती है। और इस नदी के ऊपर एक सुप्रसिद्ध जलप्रपात है। जलप्रपात का नाम है विक्टोरिया जलप्रपात। ये यहाँ स्थित है, विक्टोरिया जलप्रपात। और उसके पश्चात ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर एक झील बनाती है। झील का नाम है करीबा झील। और उसके पश्चात ये नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए ये मोज़ेम्बिक में एंटर करती है और यहाँ पे एक कैबोरा बासा नामक झील का निर्माण करती है और उसके पश्चात ये मोज़ेम्बिक में बहते हुए अंततः विलीन हो जाती है मोज़ेम्बिक चैनल में। ठीक है, तो ये जो नदी है ये है हमारी कौन सी नदी? जाम्बेजी नदी की हम बात कर रहे थे। रिपीट करते हैं, ये कांगो का जो पठार है यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। ये आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए ये जिम्बाब्वे में बहती है। जिम्बाब्वे से आगे निकलती है तो ये जाम्बिया में बहती है। जाम्बिया से आगे बढ़ती है तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर बहती है और दोनों देशों की सीमा पर यहाँ खूबसूरत एक जलप्रपात है। जलप्रपात का नाम है विक्टोरिया जलप्रपात। उसके पश्चात ये एक झील बनाती है। झील है इन्हीं दोनों देशों की सीमा पर, जिम्बाब्वे और जाम्बिया देशों की सीमा पर। यहाँ से ये नदी आगे बढ़ती है और एक कैबोरा बासा एक झील का निर्माण करती है और उसके पश्चात जाम्बेजी मोज़ेम्बिक जो देश है हमारा उसमें बहते हुए मोज़ेम्बिक की खाड़ी में या मोज़ेम्बिक चैनल में आकर विलीन हो जाती है। मोज़ेम्बिक चैनल हमें इंडियन ओशन में देखने को मिलता है, यानी कि हमारे हिंद महासागर में। तो ये थी हमारी नदी जिसको हम कहते हैं जाम्बेजी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अफ्रीका की ही नहीं विश्व की सबसे लंबी नदी के बारे में और वो नदी है हमारी नील नदी। नील नदी का उद्गम वास्तव में दो जलधाराओं में होता है और एक जलधारा का नाम है यहाँ पे वाइट नील और एक जलधारा अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे और वो है ब्लू नील। ठीक है, वाइट नील जो नदी है इस नदी का उद्गम होता है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील और झील का नाम आप नीचे देख पा रहे हैं। झील का नाम है विक्टोरिया झील। इस विक्टोरिया झील से निकलती है सफ़ेद नील नदी। सफ़ेद नील आगे बढ़ती है और लेक कयोगा का निर्माण करती है। लेक कयोगा का निर्माण करती है और यहाँ से ये युगांडा मतलब आगे बढ़ रही है केन्या, तंजानिया और युगांडा की सीमा पर झील है विक्टोरिया। विक्टोरिया झील से निकलती है, युगांडा में बहती है। युगांडा से ये नदी आगे बढ़ जाती है और दक्षिण सूडान में एंटर करती है। दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा देख पा रहे हैं आप। दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा इस नदी के किनारे स्थित है, जूबा। ठीक है, तो ये जूबा इस नदी के किनारे स्थित है, ये ध्यान में रखना होगा। ओके, जूबा कहाँ है? दक्षिण सूडान की राजधानी। नदी का नाम कौन सा है? सफ़ेद नील। अब सफ़ेद नील साउथ सूडान से आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए ये नदी एंटर कर जाती है हमारे सूडान में एंटर कर जाती है। ठीक है, हमने यहाँ तक देख लिया था, जुबा तक ये नदी आ गई थी और जुबा से ये नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए ये सूडान में एंटर कर जाती है, सूडान में। और यहाँ पे टाना झील के निकट से, टाना झील कहाँ है? इथोपिया के पठार पर। इथोपिया के पठार पर टाना झील है, तो टाना झील के निकट से इथोपिया के पठार से इस सफ़ेद नील की सहायक नदी निकलती है। नदी का नाम है नीली नील। ये नीली नील हम देख पा रहे हैं, तो ब्लू नील, ठीक है, और ये वाइट नील। और अब ये दोनों नदियाँ सूडान में पहुंच जाती हैं और सूडान में स्थान खार्तूम जो कि सूडान की राजधानी है। तो सूडान जो है, सूडान की राजधानी खार्तूम भी नील नदी के किनारे है और दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा ये भी नील नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से ये नदी हमें आगे बढ़ती है और हम पहुँच जाते हैं कहाँ? मिस्र में। मिस्र में ये नदी आगे बढ़ जाती है और मिस्र में ये नदी आगे बढ़ते हुए
भूमध्य सागर में विलीन हो जाती है। यहाँ ये एंटर कर गई है अब मिस्र में। ठीक है, मिस्र में इस पर एक झील का निर्माण हुआ है। इसने झील बनाती है ये, और झील का नाम है नासिर झील। झील का नाम क्या है जो ये बनाती है? झील को हम कहते हैं नासिर झील। नासिर झील। तो नासिर झील का निर्माण करती है और यहाँ से ये नदी आगे बढ़ती है और इस पर मिस्र में अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा बांध बना रखा है, अस्वान बांध। अस्वान नामक स्थान है, वहीं पर ये बांध है, अस्वान बांध। और यहाँ से ये नदी आगे बढ़ती है, तो ये नदी आगे बढ़ते हुए भूमध्य सागर में विलीन होती हमें नज़र आ रही है। ये नील नदी है, भूमध्य सागर में आती है और विलीन हो जाती है, और यहाँ पर ये बनाती है एक डेल्टा। डेल्टा का जो नाम हम देखते हैं, सबसे पहले तो नाम तो नहीं, लेकिन जो आकार है उस डेल्टा के आकार को हम कहते हैं चापाकार डेल्टा। चापाकार डेल्टा, ये चापाकार डेल्टा बनाती है। और ख़ास बात ये है कि इस नील नदी के चापाकार डेल्टा का अध्ययन जिस विद्वान ने किया था वो है इतिहास का पिता कहलाने वाला हेरोडोटस। हेरोडोटस ने इस नील नदी के डेल्टा का अध्ययन किया था, और नील नदी के डेल्टा का अध्ययन करके हेरोडोटस ने इस नदी के चापाकार जमाव को क्या कहा था? डेल्टा कहा था। वास्तव में डेल्टा ग्रीक भाषा का एक सिंबल होता है जिसका आकार होता है त्रिभुज के आकार का। यानी कि जब इस हेरोडोटस ने नील नदी के डेल्टा को देखा और उसका जमाव उसे त्रिभुजाकार नजर आया, तो इस वजह से उसने नील नदी के डेल्टा को क्या नाम दे दिया, या नील नदी के चापाकार या त्रिभुजाकार जमाव को क्या नाम दे दिया उसने? डेल्टा। ठीक है दोस्तों, तो नील नदी के अध्ययन के पश्चात ही विश्व को नदियों के इस चापाकार जमाव के बारे में डेल्टा शब्द का ज्ञान हुआ, और इस डेल्टा शब्द के जो जनक हैं वो कौन हैं? हेरोडोटस। ठीक है, तो ये थी हमारी विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। अब क्योंकि ये मिस्र के सहारे बहती है, या मिस्र के सहारे क्या, सॉरी, मिस्र में से बहती है, तो मिस्र जो है, इजिप्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, मिस्र नील नदी का वरदान कहलाता है। मिस्र जो है वो नील नदी का वरदान है। और ऐसे समझ लीजिए कि नील नदी के किनारे ही प्राचीन मिस्र घाटी सभ्यता डेवलप हुई है, जहाँ पे हमें पिरामिड्स देखने को मिलते हैं। पिरामिड्स का आकार भी कैसा होता है? पिरामिड्स का आकार भी होता है त्रिभुजाकार। ठीक है ना। तो चलो, ये थी हमारी नील नदी जो कि है विश्व की सबसे लंबी नदी। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी एवं साथ ही विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी पर, और वो नदी है कोंगो। आप देख पा रहे हैं सामने हमारे पास कोंगो नदी है। कोंगो नदी वास्तव में दो जलधाराओं में से निकलती है, हमारे इस कोंगो के पठार से निकलती है, और ये दो जलधाराएं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में आपस में मिल जाती हैं, और मिलकर एक नाम, इनको लोलाबा कहते हैं, लोलाबा। ठीक है, जब ये नदियाँ आपस में मिल जाती हैं तो ये लोलाबा कहलाती हैं, और उसके पश्चात ये संपूर्ण डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में बहते हुए ये रिपब्लिक ऑफ कोंगो में एंटर कर जाती है, और अंततः विलीन हो जाती है अटलांटिक महासागर में। अंततः विलीन हो जाती है अटलांटिक महासागर में। और इस नदी की खास बात ये है कि ये है भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। ये भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। अब इस कांगो नदी को हम जायरे भी कहते हैं। कांगो को और क्या कहा जाता है? जायरे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और कांगो को हम इबोला भी कहते हैं, इबोला। और कांगो को हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के दक्षिण भाग में लोलाबा भी कहते हैं। अब इस नदी की खास बात है कि ये 2 जलप्रपात का निर्माण करती है, शानदार 2 जलप्रपात का निर्माण करती है। अब 2 जलप्रपात में अगर हम बात करें कि कौन से हैं, तो उनमें एक तो ये बनाती है स्टैनले, एक तो बनाती है स्टैनले जलप्रपात, ठीक है, और एक बनाती है ये लिविंगस्टोन। लिविंगस्टोन वास्तव में क्या है कि ये स्टैनले और लिविंगस्टोन ये वे व्यक्ति हैं
जिन्होंने इस कांगो नदी को खोज की थी। कांगो नदी की खोज करने वाले हैं ये डेविड लिविंगस्टोन और हेनरी स्टैनले, और इन्हीं के नाम पर इस जो नदी पर जो जलप्रपात बनते हैं उनका नाम रखा गया है। नदी के ये जलप्रपात डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में बनते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, तो ये जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये है हमारी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी, और अफ्रीका महाद्वीप की ही नहीं, ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी के बाद।